मित्रों नमस्कार। शख्सियत में आज लाल बहादुर शास्त्री। वाकया 26 सितंबर 1965 का है। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुए अभी 4 दिन ही हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शास्त्री ने ऐलान किया, सदर अय्यूब ने कहा है कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बड़े आदमी हैं, लहीम सहीम हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। ये वही शास्त्री थे जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज़ का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। अयूब अक्सर लोगों को आकलन उनके आचरण के बजाय उनके बाहरी स्वरूप से किया करते थे। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया था, अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमज़ोर है। वो नेहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी थी कि आप किससे बात करें। शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे। लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। मैं प्रत्यक्षदर्शी था। जब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए अयूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इसके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। शास्त्री के काहिरा जाने से पहले अमेरिकी राजदूत चेस्टर बोल्स ने उनसे मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का अमेरिका आने का न्योता उन्हें दिया, लेकिन इससे पहले कि शास्त्री इस बारे में कोई फैसला ले पाते, जॉनसन ने अपना न्योता वापस ले लिया था। इसका कारण फील्ड मार्शल अयूब का अमेरिका पर दबाव था। उनका कहना था कि ऐसे समय जब वो भारत के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को तस्वीर में नहीं आना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी एक किताब में लिखते हैं कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ़ नहीं किया। कुछ महीनों बाद जब वो कनाडा जा रहे थे तो जॉनसन ने उन्हें बीच में ही वाशिंगटन में रुकने का न्योता दिया, लेकिन शास्त्री ने उसे अस्वीकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बड़े बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं, 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उन्हें बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री को यह बात बहुत चुभी क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा, हम 1 हफ्ते में 1 वक्त भोजन नहीं करेंगे, उनकी वजह से अमेरिका से आने वाली गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। अनिल शास्त्री बताते हैं, लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा, क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना न बने। मैं कल देशवासियों से 1 वक्त का खाना न बनाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग 1 वक्त बिना खाने के रह सकते हैं तो उन्होंने देशवासियों से ऐसा करने को कहा। साल 1963 में कामराज योजना के तहत शास्त्री को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं, उस शाम मैं शास्त्री के घर पे गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहाँ अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है? अब मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शास्त्री की सांसद की तनख्वाह 500 रुपये के मासिक वेतन में अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा था। नैयर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए मना लिया था। मैंने उनके लिए एक सिंडिकेट सेवा शुरू की, जिसकी वजह से उनके लेख द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने लगे। हर अखबार उन्हें एक लेख के 500 रुपये देता था। इस तरह उनकी 2000 रुपये की अतिरिक्त कमाई होने लगी। मुझे याद है कि उन्होंने पहला लेख जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लेख लाला लाजपत राय पर लिखा था। शास्त्री के समय काम करने वाले सभी अफसरों का कहना है कि उनका व्यवहार बहुत विनम्र रहता था। उनके निजी सचिव रहे CP श्रीवास्तव उनकी जीवनी लाल बहादुर शास्त्री और लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, शास्त्री की आदत थी कि वो अपना हाथ से पॉट से प्याली में हमारे लिए चाय सर्व करते थे। उनका कहना था, चूँकि ये उनका कमरा है इसलिए प्याली में चाय डालने का हक उनका बनता है। कभी कभी वो बातें करते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते और कमरे में चहलकदमी करते हुए हमसे बात करते। कभी कभी कमरे में अधिक रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। शास्त्री अक्सर खुद जाकर बत्ती का स्विच ऑफ करते थे। उनको ये मंजूर नहीं था कि सार्वजनिक धन की किसी भी तरह की बर्बादी हो।
जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए तो वो अपनी खादी का ऊनी कोट पहन के गए। रूस के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन फौरन तार गए कि उन्हें इस कोट में ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो सकेगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को यह सोच के एक ओवरकोट भेंट किया कि वो इसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री बताते हैं कि अगले दिन कोसिगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा, क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री ने जवाब दिया, कोट वाकई बहुत गर्म है, लेकिन मैंने उसे अपने दल के एक सदस्य को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया है। कोसिगिन ने भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी शेवरोले इम्पाला कार दी गई। एक दिन बाबूजी के निजी सचिव ने कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दे। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार को गेट पे ही छोड़ दी और घर के पिछवाड़े किचन के रास्ते घर में घुसे। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई नौकर दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे अभी तंग न करे, क्योंकि मैं देर रात से सोया नहीं हूँ। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मेज़ तक आने के लिए कहा जहाँ सब लोग चाय पी रहे थे। हाँ, अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे। बाबूजी ने पूछा, तुम कैसे गए थे? जब मैं लौटा तो हमारी फिएट कार तो पैर के नीचे खड़ी थी। मुझे सच बताना पड़ा कि उनकी सरकारी इम्पला कार से घूमने के लिए निकले थे। बाबूजी इस कार का इस्तेमाल तभी करते थे जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने को कहा और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप अपनी कार में कोई लॉग बुक रखते हैं? जब उसने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने मीटर चली है। जब ड्राइवर ने कहा कि कार 14 किलोमीटर चली तो उन्होंने कहा इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है उनके निजी सचिव को दे दे, ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। तब से लेकर आज तक और मेरे भाई ने कभी भी निजी काम के लिए सरकारी कार का उपयोग नहीं किया। एक बार प्रधानमंत्री शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का समय दिया। उसी दिन इत्तेफाक से एक विदेशी मेहमान के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां शास्त्री जी का पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से लौटने में उन्हें देर हो गई। जब तक उनसे मिलने आए लोग निराश होकर लौट चुके थे। अनिल शास्त्री बताते हैं, जब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत इंतजार करने के बाद अभी अभी निकले हैं तो उन्होंने अपने सचिव से पूछा, क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी तुरंत अपने निवास से निकल के बस स्टॉप पहुंच गए। उनका सचिव कहता रह गया कि लोगों को जब पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। शास्त्री जी ने जवाब दिया, और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चला गया कि लोगों को आमंत्रित करने के बाद भी मैं उनसे नहीं मिला। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ तो उनके घर में सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां। उन्होंने अपने शास्त्री के पार्थिव शरीर को देख के कहा था, Here lies a person who could have brought India and Pakistan together। यानी एक ऐसा आदमी यहाँ लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। जब शास्त्री के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय और पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। जब शास्त्री को ताबूत को वाहन से उतार कर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ कुछ दिन पहले शास्त्री का मखौल उड़ाने वाले राष्ट्रपति अयूब खां भी थे। शास्त्री के जीवनीकार श्री पी श्रीवास्तव लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण है जब एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी ने सिर्फ एक दूसरे को दोस्त बन गए थे, बल्कि दूसरे की मौत पर अपना दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के समय उनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। न तो वो पैसा छोड़ के गए थे, न ही कोई घर या जमीन। ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ईमानदारी के किस्से आज हर घर फैले हुए हैं। आज उनकी जन्म तिथि है। उनकी जन्म तिथि पर उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि।